तो गाजा का फैसला क्या ईरान करेगा? रईसी के बयान से बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या हिजबुल्लाह जब मैदान जंग में उतरने का ऐलान करेगा तब ईरान भी उसके साथ युद्ध में शामिल हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या अमेरिका बड़े हमले की तैयारी में है? इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायल और हमास के बीच बातचीत जारी है। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मीडिया के हवाले से और इजरायल हमास के बीच बातचीत चल रही है। इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इजरायल हमास के बीच सीजफायर को लेकर भी चर्चा, बंधकों की रिहाई को लेकर भी बातचीत जारी और इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता में जुटा है कतर। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। अगर अमेरिकन मीडिया की बात करें तो उनके हवाले से खबर सामने आ रही है कि हमास और इजरायल के बीच बातचीत चल रही है। एक तरफ बंधकों की रिहाई, दूसरी तरफ सीज फायर को लेकर भी बात हुई है। यह भी जानकारी सामने आ रही है। बंधकों का मुद्दा दोनों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है और हमास को लेकर इजरायल ने शुरू से अपना स्टैंड साफ किया कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी युद्ध विराम तक कोई नौबत नहीं आएगी। और देखिए गाजा में कैद बंधकों की रिहाई का क्या प्लान तैयार हो रहा है, आपको जल्दी से बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से बंधकों के बदले सीज फायर का प्लान। जी हां, क्या है प्लान? सबसे पहले यह समझिए, हमास 10 से 20 बंधकों को रिहा करेगा और रिहाई के बदले इजरायल हमले रोक देगा, यानी थोड़ी देर के लिए युद्ध विराम पर जाएगा। युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत जारी रहेगी, कॉन्वर्सेशन जारी रहेगा। हमास 100 और बंधकों को रिहा करेगा। हमास की मांग क्या है तो यह भी देखिए। इजरायल गाजा पर हमले बंद करे, पहली डिमांड तो यही है, और गाजा के लिए अधिक मानवीय सहायता दे क्योंकि वहां पर संकट बहुत ही गहरा है। अस्पतालों के लिए ईंधन और दवाइयों की जरूरत है, वो भी दे। इजरायली जेलों में बंद महिलाओं और बच्चों की रिहाई की जाए। अब इसका अर्थ क्या है? बातचीत और उसके साथ इन कंडीशंस, इन सबको मिलाएं तो इसका अर्थ क्या बनता है? बातचीत के जरिए हल निकालने का रास्ता खुलेगा, इसके लिए प्रयास होंगे। मध्य पूर्व पर मंडरा रहा युद्ध का खतरा टल सकता है। दुनिया एक बड़े युद्ध के खतरे से बच जाएगी, ये भी इसके अर्थ हैं, इसके संकेत हैं अगर ये बातचीत आगे बढ़ी तो। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त मौजूद है, विपिन चौबे, जो कि वॉर जोन में मौजूद हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर। विपिन हमारे साथ हैं और साथ ही देखिए हमारे दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल सुधाकर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा विपिन के पास। विपिन, आज कहां हैं आप? और देखिए इस बीच खबर हम ये भी बता रहे हैं कि बैकडोर से युद्ध विराम की, रिहाई की, बंधकों के बातचीत की कोशिश भी चल रही है। इससे जुड़ी कोई खबर क्या आप सुन पा रहे हैं? वहां के हवाओं में बारूदी हवा तो है, लेकिन बातचीत की भी क्या कोई हवा बन रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं अपनी मौजूदगी बता दूं कि मैं इस वक्त इजराइल और गाजा बॉर्डर से महज 500 मीटर की दूरी पर हूं और यहां जिस तरह का कहर बरपाया है इजरायली डिफेंस फोर्स ने, वो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। दूसरी बड़ी बात देखिए, लगातार बंधकों की रिहाई की कोशिश दो तरफा चल रही है। एक तरफ बातचीत की कोशिश जिसमें कतर मध्यस्थता कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल फोर्सेस का ऑपरेशन। देखिए मोसाद के चीफ पिछले 20 दिनों में 2 बार कतर का दौरा कर चुके हैं। पिछले 2 दिन पहले जो दौरा हुआ है उसमें CIA के चीफ उनके साथ थे और इससे पहले अमेरिकी मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन भी दौरा कर चुके हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ इजरायली बंधकों का नहीं है। रशिया भी है, थाईलैंड भी है, अमेरिका भी है, बहुत सारे ऐसे देशों के बंधक हैं जो इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। कतर ही वो देश है जो इसमें मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि हमास का जो प्रमुख है वो कतर में शरण लिए हुए, वहीं से वो हेडक्वार्टर अपना बनाकर हमास को ऑपरेट करता है। कोशिश तो हो रही है, लेकिन क्या संभावना बनेगी? क्योंकि इससे पहले कतर ने जब कोशिश की है, 2-2, 1-1 करके बंधकों को छोड़ा गया है, लेकिन इस बार 15 से 20 बंधकों को छोड़ने की बात कही जा रही है और उसी को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। लेकिन नेगोशिएशन टेबल पर क्या तय होगा ये अब तक तय नहीं है। कोशिशें जारी हैं अमेरिका की तरफ से, कतर की तरफ से, इजराइल की तरफ से, और तो और हमास भी इसमें इंटरेस्टेड नजर आ रहा है, क्योंकि वो कुछ घंटों के लिए ही सही बिल्कुल देखना होगा इन कोशिशों का कब तक कोई नतीजा विपिन निकलता है, क्योंकि हालात तो वाकई हर दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। और देखिए गाजा में कैद बंधकों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अमेरिका मीडिया का दावा सामने आया, हमास की कैद में 20 से कम नागरिक है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कब्जे में कई बंधक है। कुछ और ग्रुप्स ने भी नागरिकों को बंधक बनाया है, यानी कि
कैद में जो नागरिक हैं वो अलग अलग ग्रुप्स के पास हैं। ये बड़ी जानकारी और सारे के सारे बंधक हमास के कब्जे में नहीं है। तो अमेरिकी मीडिया ने कतर के एक वार्ताकार के हवाले से ये दावा किया है कि हमास की कैद में ज्यादातर इजरायली सैनिक हैं। इजरायल और दूसरे देशों के नागरिकों को गाजा के दूसरे संगठनों ने बंधक बना रखा है। हमास की कैद में इजरायल सैनिकों और 20 से कम विदेशी नागरिकों की बात कही जा रही है। जल्दी से नजर डालते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है। देखिए, किसकी कैद में बंधक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन है कि बंधकों को किसके पास रखा गया है। इसमें एक तो जिहाद है, इसमें तो हमास है, और इसके अलावा दूसरे जो ग्रुप है उनके पास भी है। हमास के पास सैनिकों की संख्या ज्यादा है, लेकिन दूसरे बंधक जो हैं अलग अलग गुटों के पास है। युद्ध के बीच गाजा के भविष्य को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के भविष्य को इजरायल के प्लान के बारे में बताया है, और देखिए क्या है इजरायल का गाजा के भविष्य को लेकर प्लान, ये भी सामने रखा गया। लगातार बेंजामिन इस पर बात करते रहे, बेंजामिन नेतन्याहू, और अब ये बात सामने आ रही है कि पूरा प्लान जो है गाजा के भविष्य को लेकर वो नेतन्याहू ने रखा है। नेतन्याहू का बयान एक बार बताते हैं आपको। युद्ध के बाद गाजा पट्टी पर इजरायली सेना का नियंत्रण होगा। इजरायल अंतरराष्ट्रीय ताकतों पर निर्भर नहीं करेगा, यानी कि टोटल कंट्रोल नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल का ही रहेगा। ये है नेतन्याहू का गाजा का फ्यूचर प्लान। जी हां, फ्यूचर प्लान यानी आगे भविष्य में क्या स्थिति रहेगी गाजा की, कैसे वहां का नियंत्रण रहेगा, ऑपरेशंस कैसे होंगे, इस पर उन्होंने साफ कहा है। हमास को हराने के बाद गाजा को लेकर इजरायल का क्या प्लान है, नेतन्याहू पहली बार दुनिया के सामने ये प्लान लेकर आए हैं। गाजा से सटे इलाकों के नेताओं से बातचीत में नेतन्याहू ने क्या कहा, आपको हम जल्दी से बताएंगे कि क्या बड़ी बातें कही हैं। तो युद्ध के बाद क्या है नेतन्याहू का गाजा प्लान, जल्दी से इसको समझते हैं। गाजा पर पूरा नियंत्रण रखेगा इजरायल, ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है इस प्लान की। युद्ध खत्म होने पर आईडीएफ के कंट्रोल में गाजा रहेगा, यानी कि सैन्य नियंत्रण में रहेगा। और नियंत्रण कितने समय के लिए रहेगा ये नेतन्याहू ने अभी नहीं बताया। गाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, हमास लड़ाकों के खिलाफ इजरायली सेना ने तेज किए हैं हमले। आईडीएफ हमास लड़ाकों के बीच भारी गोलीबारी, दोनों तरफ से नुकसान की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो एक तरफ जैसा हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बातचीत की कोशिश चल रही है, बंधकों की रिहाई का प्रयास चल रहा है, लेकिन इस बीच गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन किसी भी स्तर पर रुकता नजर नहीं आ रहा है। हमास के लड़ाकों से सीधी टक्कर आईडीएफ के सैनिकों की, और दोनों तरफ भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे बैटल में सबसे बड़ी चुनौती आईडीएफ के सामने वो नेटवर्क रहा है जो टनल्स का है, हमास के द्वारा बनाया गया है। गाजा में सुरंगों का जाल बिछा है। हमास के लड़ाके घात लगाकर इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं और फिर वापस सुरंगों में छिप जा रहे हैं। हमास ने गाजा में सुरंगों का कैसा पूरा नेटवर्क बनाया है, आपको हम जल्दी से वो बताते हैं, और कैसे ये नेटवर्क काम करता है, कितना बड़ा चैलेंज है। तो गाजा की सुरंगें, हमास का ये चक्रव्यूह जिसे आईडीएफ तोड़ना चाहती है। सुरंग से जुड़ी जानकारी किसी के पास नहीं है। पहली बात तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जितनी कम उतना ज्यादा मुश्किल। टनल नेटवर्क का सटीक नक्शा नहीं मौजूद है, और गाजा से मिस्र तक सुरंगों का यह जाल फैला हुआ है। और इस जाल का अगर टोटल बात करें इसके नेटवर्क की, तो लगभग 500 किलोमीटर का दायरा बताया जाता है। सतह से 100 फीट की गहराई में ये सुरंगें मौजूद हैं, और रिहायशी इमारतों के नीचे से सुरंगों के जाने का रास्ता है। हर दिन सुरंगों को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। सुरंगों के अंदर बटालियन कमांड सेंटर है, और वहीं से कई सारी चीजें ऑपरेट की जाती हैं हमास के द्वारा, और यही वजह है कि लंबा वक्त लग सकता है और बड़ी चुनौती सामने आ सकती है आईडीएफ के, जो कि आ भी रही है। मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सुधाकर सर, ये जो नेटवर्क है टनल्स का, और जिसमें आईडीएफ पूरे प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए इसे ब्लॉक कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, और साथ ही धीरे धीरे करके इन टनल्स को खत्म भी कर रही है, एक कैलकुलेशन आपका क्या कहता है, वाकई में इस युद्ध में टनल का ये जो चक्रव्यूह है आईडीएफ तोड़ पाएगी, या फिर ये बहुत लंबा टायरिंग टास्क है जो आईडीएफ के बस का नहीं है? रवि, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आपके प्रोग्राम में इनवाइट किया है। और जहां तक आपका सवाल है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को रिमाइंड करना चाहता हूँ, ये गाजा स्ट्रिप जो है ये 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ाई है।
जी। और उसमें जो नॉर्थ गाजा है ये करीब 10 से 11 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई 6 से 10 किलोमीटर है। माना जाता है इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक कि हमास का जो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप, इनकी जो हायरार्की है, ये यहीं पे और लॉजिस्टिक बेसिस ये नॉर्थ गाजा में लोकेटेड है। लेकिन इसी के साथ ये भी खबर आ रहा है कि 500 किलोमीटर लंबाई जो आपने अभी वाकया किया है जी। इसकी जो फैलाव है ये टनल नेटवर्क है। टनल नेटवर्क आपके खबर के मुताबिक 100 मीटर, मेरे असेसमेंट और रिसर्च के मुताबिक ये 100 से 200 मीटर गहराई रियासत के नीचे 200 मीटर तक की गहराई टनल बिछे हुए हैं। ये जो जाल है इसका नेटवर्क या कोई एक्यूरेट इंटेलिजेंस आज के दिन में ना अमेरिका के पास है, ना मोसाद के पास है, ना ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI5 के पास है। और अगर किसी को मालूम है इवन हमास के पास में नहीं है, सिर्फ जाने माने उनके बहुत ही नॉमिनेटेड इंडिविजुअल है जो आर्किटेक्ट और जो इंजीनियर्स है, शायद इन्हीं को पता होगा, वो भी काफी उनका मुंह बंद है। तो इसीलिए उसका नेटवर्क किस तरफ और कहां फैल रहा है कहना बड़ा मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, नेटवर्क चाहे कुछ भी हो, उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट ये काफी तौर तरीके से मिलिट्री पैटर्न को खंडन करते हुए इसका एंट्री पॉइंट को गार्डेड और डोमिनेटेड रखा है। तो इसलिए एंट्री पॉइंट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, कोई भी हमलावर या कोई भी अप्रोच उसको डिस्ट्रॉय करने का आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तीसरा चीज, अगर बीच बीच में सुनने में मिला और रिसर्च के मुताबिक इनका कहीं ना कहीं वो टनल्स है फॉर ऑक्सीजन टू गो इनसाइड, कोई टनल्स हैं, कोई वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं जहां से सेक्शन पाइप के जरिए से हवा अंदर जाता है। ये जब तक फोटो से साबित नहीं होता है उसको यकीन करके कहना बड़ा मुश्किल है। अगर इस किस्म की पॉइंट्स, हाँ मैं जानता हूं इजराइल के पास आज के दिन में खूब सारे नंबर्स सेंसर मैकेनिज्म है जिसके वजह से वो लेकिन टनल फिर भी का आप मानते हैं कि ये बहुत लंबा टास्क है, बहुत टायरिंग टास्क है, इतना आसान सरल नहीं है। बहुत आई एग्री विथ यू, बहुत लंबा समय लगेगा, ये इतना जल्दी। ठीक है सर, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए इस बीच एक और अपडेट दे दे दर्शकों को, आप सभी को। सुरंग में हमास के खात्मे के लिए बड़ा केमिकल आधारित हथियार से युद्ध किया जाएगा IDF के द्वारा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। सुरंग में आने वाली चुनौतियों पर रणनीति बनाई जा रही है लगातार। जैसे जैसे सुरंगों के बारे में नई नई जानकारियां सामने आ रही है, वैसे वैसे इजरायल की सेना की रणनीति भी बदल रही है इन टनल्स पर कंट्रोल हासिल करने और इन टनल्स के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। तो इजरायल द्वारा गाजा में हमास के खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियान में सुरंगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इन सुरंगों में घुसकर लड़ाई छेड़ना इतना आसान नहीं है, युद्ध करना इतना आसान नहीं है। क्या प्लान है, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। प्लान नंबर 1 की बात करें, सुरंगों के प्रवेश द्वारों की पहचान करना मुश्किल है क्योंकि ये आमतौर पर इमारतों के नीचे छिपे होते हैं। तो एक तो आइडेंटिटी इन एंट्री पॉइंट्स की ये बड़ी बात है, बड़ी चुनौती है इसमें इनको पहचानना। और इसमें जो रिहायशी इलाके, औद्योगिक इलाके, उनके नीचे ये टनल है। प्लान नंबर 2 क्या है? सुरंगों के सभी एंट्रेंस का पता लगाना और टनल में एंट्री के कई सारे रास्ते हैं। हमने ये भी देखा जो तस्वीरें आई कि घरों के अंदर से एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना हुआ है टनल का, तो ये एक बड़ी चुनौती है। प्लान नंबर 3, सुरंगों के जाल को पूरी तरह से भेदना, इस नेटवर्क को पूरी तरह से भेदना। इसमें चैलेंज क्या है? GPS डिवाइस कारगर नहीं, कमांडो को अंदर जाना होगा, यानी कि फिजिकल सर्च ऑपरेशन चलाना होगा, और यही सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। प्लान नंबर 4, सुरंगों में नेविगेशन। जी हां, इसमें चैलेंज क्या है कि जमीन पर मौजूद टीम से बातचीत मुश्किल है और फील्ड टेलीफोन इस्तेमाल में भी इसमें कठिनाई है। तो ये इसमें बड़ी चुनौती है। सुरंगों में अगर नेविगेशन करना भी चाहें, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना चाहें, एक रूट से दूसरे रूट तक पहुंचना चाहें, तो ये चैलेंजेस है। प्लान नंबर 4, सुरंग में आमने सामने की जंग, जो कि एक अंतिम रास्ता, आखिरी रास्ता नजर आता है। तो IED धमाके, हमास के हमले, सीमित हथियार और गोला बारूद, ये सारी चुनौतियां हैं उसके अंदर जाने में और इस तरह के युद्ध को छेड़ने में। प्लान नंबर 6, सुरंगों को पूरी तरह से नष्ट करना, तो विस्फोटकों से ध्वस्त करने पर बड़ा खतरा, IDF के जवानों की जान भी जा सकती है। और कई सारी सुरंगें हॉस्पिटल्स के और जो लोगों के मकान है उनके नीचे है, तो वो भी एक खतरा है। प्लान नंबर 7, सुरंग में हमास पर जीत हासिल करना,
तंग जगह है, गलियों जैसा है, सुरंग नहरों है, वहां लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, हल्के हथियार चाहिए, उपकरण चाहिए, और ये एक चैलेंज होगा आईडीएफ के सामने कि इन सब इक्विपमेंट्स के साथ हम जाएं और सीधे हमास के लड़ाकों का सामना करें। विनोद दत्ता सर, अब ये सारे तथ्य हमने सामने रख दिए दर्शकों के भी कि भाई प्लान क्या है, टारगेट क्या है, उसके साथ साथ चैलेंजेस क्या है। ये जो एक आखिरी बात है कि कोई रास्ता नहीं बचेगा तो टनल्स के अंदर जाकर 1-to-1 फाइट करना पड़ेगा, सीधे आमना सामना करना पड़ेगा। क्या यही है हमास का असली आखिरी ट्रैप कि आईडीएफ मजबूर हो जाए और टनल्स में घुस जाए और आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाए? देखिए, हमास ये चाहेगा कि इजरायली फोर्सेस टनल के अंदर एंटर करें, और इस तरह के अगर ऑपरेशंस आईडीएफ अंडरटेक करती है तो वो बड़ा जो ह्यूमन कैजुअलिटीज हैं वो बहुत इंटेंसिव होंगी और बहुत ज्यादा होंगी, जो इजराइल को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मुझे लगता है कि वो एक ऑपोजिट टैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, जिसके अंदर पहले वो उनका जो पोटेंशियल है उसको डेन्यूट करेंगे हमास को, चाहे वो केमिकल्स का यूज करे, चाहे उनको फ्यूमिंग करे, या और इस तरह से टनल बस्टिंग ड्रिल्स हैं उनको फॉलो करे। तो पहले वो कोशिश करेगा कि जिस तरह से पहले इजराइल ने, आपने देखा होगा कि एरियल बम्बार्डिंग की थी जिससे टारगेट्स को सॉफ्ट किया जाता है। सिमिलरली, क्योंकि यहाँ इजराइल बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट या इस तरह के जो ब्लास्टिंग ऑपरेशंस हैं उनको कर नहीं सकता है, क्योंकि जैसा आपने खुद बताया कि वो रिहायशी इलाकों में है, हॉस्पिटल्स के नीचे हैं, तो उसमें जो सिविलियन या कोलेटरल जो कैजुअलिटीज है वो बहुत ज्यादा होंगी। तो ये ऑपरेशन थोड़ा लंबा चलेगा, और टनल टू टनल जो सर्च है वो पहले उसके उनका जो पोटेंशियल है उसको डेन्यूट करने के बाद ही इजरायली फोर्सेस उसके अंदर एंटर करेंगी, क्योंकि उनके अंदर लेटरल्स काफी हैं। ये जो भूल भुलैया हैं ये इतनी ज्यादा है। कई टनल में एग्जिट एंट्री तो हमने घरों के अंदर से देखी है, घरों के आंगन से, कमरों से, बेडरूम से। हाँ बिल्कुल रवि, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए उन्होंने जो वहाँ के पॉपुलेशन है, जो वहाँ के ह्यूमंस हैं, उनको बतौर शील्ड इस्तेमाल किया है। और आज अगर हमास इस तरह की गुहार लगा रहा है इजराइल से, तो हमास ही उसके लिए जिम्मेदार है। और जिस तरह के देखिए उसने टनल्स बनाए हुए हैं, तो ये साबित करता है कि कितना लंबा ऑपरेशन था। और इजराइल ने तो इससे पहले भी, और किसी और को पता हो ना हो, लेकिन शायद हमास को यह पता था कि जब कभी भी ऐसी कोई वॉर की सिचुएशन आएगी तो आम फिलिस्तीनी सबसे ज्यादा मारे जाएंगे। शायद ये जानकारी सबसे ज्यादा अगर किसी को होगी तो हमास को ही होगी, क्योंकि ये सारा टनल नेटवर्क हमास ने ही बनाया और बिछाया है। फ्रांस की तरफ से एक बहुत ही कह सकते हैं कि इजराइल के लिए चिंताजनक बयान आया है। महिलाओं बच्चों की हत्या बंद करे इजराइल। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रो, और खुली नसीहत दी है उन्होंने बमबारी में नागरिकों की मौत पर। उन्होंने चिंता जताई है। एक इंटरव्यू के दौरान मैक्रो ने ये बयान दिया है। नेतन्याहू का जवाब भी सामने आया है और बहुत ही तल्ख लहजे में जवाब दिया है उन्होंने। मौत के जिम्मेदार हम नहीं। तो आइए देखते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने क्या कहा और उसके बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने उन्हें क्या जवाब दिया। एक लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने सुनाया है और साथ ही न सिर्फ जवाब दिया बल्कि नसीहत और चेतावनी भी दे दी है। जल्दी से नजर डालते हैं बयान और उस पर जवाब की। तो मैक्रो की नसीहत क्या है? इजराइल गाजा में बच्चों महिलाओं की हत्या बंद करे, ये कौन कह रहा है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। और जवाब देखिए पीएम नेतन्याहू का क्या आया है। सिविलियंस के नुकसान की जिम्मेदारी हमास की है, हमारी नहीं है। आईएसआईएस की है, हमारी नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमास की वजह से हो रहा है। मैक्रो ने जो नसीहत दी उस पर नेतन्याहू का क्या अगला जवाब? इसके लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं है, हम मजबूरी में वॉर में शामिल हुए, ये युद्ध हम पर थोपा गया, हमारी मजबूरी थी इस युद्ध में शामिल होना। नेतन्याहू आगे क्या कहते हैं? एक आतंकी संगठन ने हम पर हमला किया, हमारे सैकड़ों नागरिकों को मार डाला और हमारे 200 से अधिक नागरिकों को उसने बंधक बना लिया। ये मजबूरियां उन्होंने बताई इस युद्ध की। हमास, आईएसआईएस आज हमारी धरती पर अपराध कर रहे हैं, ये कहना है नेतन्याहू का। कल पेरिस, न्यूयॉर्क या कहीं और यही अपराध कर सकते हैं। देखिए पेरिस का जिक्र किया उन्होंने, यानी कहीं ना कहीं मैक्रो को भी बता रहे हैं कि आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर ये आतंकी संगठन रहे तो। ये सीधी सलाह भी है और जवाब भी है नेतन्याहू की तरफ से। और देखिए फ्रेंच राष्ट्रपति के साथ कुछ और पश्चिमी देश से आ रहे रिएक्शन को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं, उन पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। वो कौन कौन से अहम सवाल हैं? तो मिशन हमास और उससे जुड़े ये 5 सवाल आपके सामने। सवाल नंबर 1,
क्या गाजा में इजरायली कार्रवाई से पश्चिम असहज है? यह पहला सवाल, क्योंकि मैक्रो का बयान तो कम से कम यही इंडिकेट कर रहा है। सवाल नंबर 2, मैक्रो के बयान से क्या अमेरिका पर भी दबाव बढ़ेगा? क्या अमेरिका पर भी यह मॉरल प्रेशर बढ़ेगा? नंबर 3, क्या इजरायल पश्चिमी सहयोगियों की भी नहीं सुन रहा है, वो खुद की कर रहा है? क्योंकि ये सारे देश समर्थन में खड़े रहे इजरायल के, और फिर भी इजरायल का जवाब आपने देखा। नंबर 4, क्या इजरायल नाटो में मतभेद की वजह बन सकता है? नाटो में जो गुट हैं वो खुलकर सामने आ सकते हैं। नंबर 5, क्या अमेरिका सभी सहयोगियों को एक साथ साध पाएगा? क्या अमेरिका के सामने भी ये चुनौती होगी कि अलग अलग विचार सहयोगी देशों का हो और उससे दिक्कतें सामने आए? तो ये 5 बड़े सवाल इस पूरी सिचुएशन के बाद उठते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेटिंग एजेंसी मूडीज का यूएस को करारा झटका है। क्या है खबर, नजर डालते हैं उस पर। यूएस सरकार के ऋण पर अपना आउटलुक उसने बदल लिया है। मूडीज ने अमेरिका को स्थिर से नेगेटिव में डाल दिया है। नेगेटिव की कैटेगरी में बड़ी खबर है ये। मूडीज ने अमेरिकन इकोनॉमी को स्थिर से नेगेटिव की कैटेगरी में डाल दिया है। ये रेटिंग में चेंज वित्तीय हालात पर काबू पाने में नाकाम है अमेरिका। मूडीज की तरफ से यूएस को बड़ा झटका। सुधाकर सर, ये स्थितियां हम देख रहे थे और इसमें एक बहुत ही अहम सवाल है, क्या ये जो सिचुएशन बन रही है, नाटो में मतभेद भविष्य में बढ़ेगा क्या? इजरायल को लेकर, हमास को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर? रवि, बहुत बढ़िया सवाल आप पूछ रहे हैं। देखिए, हमारा ध्यान रूसो यूक्रेन लड़ाई शुरू होने से पहले अगर हम पीछे की तरफ मोड़ के देखते हैं तो ये ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के आधार पर आज का विश्व के जो जियोपॉलिटिक्स और जो आर्किटेक्चर है, इन्हीं के बेसिस पे बढ़ा हुआ है 1945 के बाद। और आप अगर देखेंगे पिछले 10-15 साल के अंदर ये ट्रांस अटलांटिक मतलब कि अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और यूके, इनका जो आपसी रिश्ता है, काफी सारे दरार या भेदभाव नजर आने लगे थे। ये यूक्रेन लड़ाई का एक मुद्दा मैं तो ये कहूंगा कि इसके वजह से ये गैल्वेनाइज हो गया है, इकट्ठे हो गया है। लेकिन अभी भी जर्मनी की बात करिए, फ्रांस की बात करिए, इटली की बात करिए, ये सारे अलग अलग देश का अलग अलग मतभेद निकल रहा है। बिल्कुल, और ये भी बात कही जाती है कि हर देश अपनी इमेज बिल्डिंग में भी लगा है। वॉर में वो इजरायल के साथ है, लेकिन ये भी कोशिश कर रहा है कि उनकी इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।